नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के चैप्टर 3 आयोग के कृत्य एवं शक्तियां और इसी के साथ साथ अध्याय 4 आयोग की प्रक्रिया जो है इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन दोनों चैप्टर से जो है कई बार जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है, यह बताता है आयोग के कृत्य एवं शक्तियां। अब मित्रों, यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चैप्टर 3 है यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कृत्य एवं शक्तियां बतलाता है। इसी के साथ साथ यह जो है राज्य मानव अधिकार के जो कृत्य है, शक्तियां हैं, उन्हें भी यह चैप्टर बतलाता है। मित्रों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है टोटल 5 धाराएं हैं। धारा 12 से लेकर धारा 16 तक टोटल 5 सेक्शंस हैं। अब यहां पर हम जो है एक एक करके एक एक सेक्शन को यहां पर देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है सेक्शन 12 धारा 12। यह बताती है आयोग के कृत्य। ध्यान रखिएगा मित्रों, धारा 12 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कृत्य और राज्य मानव अधिकार आयोग के कृत्य दोनों के शामिल है। मतलब कि धारा 12 जो है दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इस धारा के अंतर्गत जो है मित्रों ए से लेकर जे तक टोटल 10 पॉइंट्स हैं, जिनको हम जो है एक एक कर अध्ययन करेंगे। हमने इन 10 पॉइंट्स को मित्रों यहां पर जो है इन 5 श्रेणियों में डिस्ट्रीब्यूट करा है, जिससे कि हम इन्हें अच्छे से अध्ययन कर पाए और याद कर पाए। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमने ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने इसको रखा है इंक्वायरी, जांच। मित्रों, इसके अंतर्गत जो है केवल एक सेक्शन सब क्लॉज आता है, सब क्लॉज ए। यह बोलता है राष्ट्र मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग दोनों के संबंध में क्या कहता है। स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर या किसी न्यायालय के किसी निर्देश या आदेश पर मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके दुष्प्रेरण की या किसी लोक सेवक द्वारा उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा। मतलब कि आयोग जो है क्या करेगा, राष्ट्र मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग जो है इन लोगों की शिकायत पर इन मामलों में जांच करता है। अब इसके बाद जो है हमने जो दूसरा श्रेणी बनाई है, दूसरा ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने बताया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग या राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है ये दोनों जो है कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है धारा 12 का जो बी पॉइंट है उसको इसमें शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन की किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की, जिस न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब कि राष्ट्र मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग जो है किसी ऐसे न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं जो कि मानव अधिकार से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है या सुनवाई कर रहा है, और यहां पर लेकिन उस न्यायालय से परमिशन लेकर ये जो है इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो बी नंबर पर हमने इसको रखा है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो है हमारा तीसरा ग्रुप जो है जिसमें हमने निरीक्षण को रखा है। मतलब कि राज्य मानव अधिकार आयोग या राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है इसके अंतर्गत जो है इन जगहों पर निरीक्षण कर सकते हैं। तो इसमें जो है केवल एक पॉइंट है सी वाला, मतलब धारा 12 का जो सी पॉइंट है उसको इसमें शामिल किया है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग है या राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है वो जो है किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां सुधार या संरक्षण के लिए निरुद्ध किया जाता है। मतलब किसी जेल में या किसी अन्य संस्था में जहां पर कि किन्हीं व्यक्तियों को सुधार के लिए, उपचार के लिए या संरक्षण के लिए निरुद्ध किया जाता है, कैद किया जाता है। और इस निरुद्धि के लिए जो है यहां पर आयोग क्या करेगा, इसका निरीक्षण करेगा और निरीक्षण कर यह राज्य सरकार को सिफारिश देता है कि भाई आप जो है इन जगहों पर इस तरह के काम करिए, जिससे कि ये सारी जो उपचार व्यवस्थाएं हैं जैसे कि सुधार या संरक्षण करना,
ये सब जो है सुचारू रूप से किया जा सके और इससे मानव अधिकारों का हनन भी ना हो। तो यहां पर जो है मानव अधिकार आयोग क्या करता है, राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग जो है इन जगहों पर निरीक्षण करता है और राज्य सरकार को सिफारिश करता है। अब इसके बाद जो है हमने जो हमारा चौथा टॉपिक बनाया है, चौथा बिंदु बनाया है, जिसमें हमने सिफारिशों के बारे में बताया। देखिए यहां पर भी सिफारिश था, लेकिन यहां पर हमने मुख्य रूप से इसको निरीक्षण में रखा है कि न्याय जो आयोग जो है इसके अंतर्गत निरीक्षण करता है। यहां पर जो है जो चौथे नंबर पर हम ऐसी बातों को ले रहे हैं जिनके लिए राज्य मानव अधिकार आयोग, राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है अपने पुनर्वलोकन, इन चीजों का पुनर्वलोकन या इसका अध्ययन कर कर जो है सरकारों को सिफारिश करता है। अब इसके अंतर्गत जो है पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत हमने 3 पॉइंट्स को रखा है, मतलब धारा 12 के 3 पॉइंट्स को हमने रखा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है डी पॉइंट। ये कहता है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या किसी कानून का पुनर्विलोकन करेगा, मतलब कि रिव्यू करेगा, तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार को सिफारिश करेगा। मतलब कि यहां पर आयोग की एक शक्ति कार्य ये भी हो गया, कृत्य ये भी हो गया कि वो जो है संविधान का या किसी कानून का रिव्यू करता है और उसको रिव्यू करने के बाद उसके लिए जो है उसमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि मानव अधिकारों का संरक्षण हो पाए, मानव अधिकारों की रक्षा हो पाए या मानव अधिकारों का सही रूप से प्रयोग किया जा सके, उसके लिए जो है यह सरकार को क्या करता है, अपनी सिफारिश करता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है ई पॉइंट, इसमें बताया गया है उन कारकों का, कारकों मतलब कारणों का, जिनमें उग्रवाद के कृत्य भी हैं, मतलब उग्रवाद वगैरह जो होता है उसके कृत्य भी हैं, मानव अधिकारों के उपभोग में बाधा डालते हैं, मतलब ऐसे कारक जो कि मानव अधिकार के उपभोग में बाधा डालते हैं जिसके अंतर्गत उग्रवाद भी है, उनका पुनर्विलोकन करेगा तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा। मतलब यहां पर जो है राज्य मानव अधिकार आयोग या राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है क्या करेगा, ऐसे कारणों का पुनर्विलोकन करेगा, जांच करेगा और उसके संबंध में जो है सरकार को उपचार के लिए सिफारिश करेगा कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि मानव अधिकारों का संरक्षण हो पाए। अब इसके बाद जो है हमारे 4th पॉइंट में, जिसमें सिफारिश के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है वो है एफ। अब यह बोलता है मानव अधिकारों पर जो संधियां हुई हैं, जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटियां हुई हैं, उन संधियों का एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय लेखों का अध्ययन करेगा। मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार क्या करेगा, ये जो आयोग है हमारी जो दूसरे देशों के साथ संधियां हैं उन संधियों पर ये अध्ययन करेगा या अंतरराष्ट्रीय जो भी डॉक्यूमेंट हैं, अंतरराष्ट्रीय लेख हैं, उनका अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए, उनको जो है प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए जो है यह सरकार को सिफारिश करता है। तो इस प्रकार मित्रों सिफारिश के अंतर्गत हमने जो है 3 बिंदुओं को रखा है धारा 12 की। अब जो अगला हमारा टॉपिक है जिसमें हमने अगला बनाया है, जिसमें हमने अन्य कृत्यों को रखा है, मतलब इन कृत्यों के अलावा जो शेष बचे हुए कृत्य हैं जो कि जी से लेकर जे तक हमारी धारा 12 के अंतर्गत बताए गए हैं, उनको हमने शामिल किया है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, 5वें खंड में हमने देखें तो सबसे पहले जी नंबर पर जो है, मतलब धारा 12 का जी बिंदु है, ये कहता है अनुसंधान करेगा एवं उसे प्रोन्नत करेगा। मतलब कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग जो है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए या मानव अधिकारों को बढ़ाने के लिए जो है क्या करेगा, अनुसंधान करेगा, इन्वेस्टिगेशंस करेगा और इसी के साथ साथ इन्हें प्रोन्नत करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए जो है कार्य करेगा। इसके बाद जो एच बिंदु है ये कहता है साक्षरता का प्रसार करेगा। मतलब मानव अधिकारों से संबंधित साक्षरता का प्रसार करना है, जागरूकता फैलानी है या जागरूकता का विकास करने वाले काम भी जो है राष्ट्र मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग करेंगे। इसके बाद जो आई पॉइंट है इसमें बताया गया है एनजीओ एवं जो संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ से तात्पर्य है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो एनजीओ एवं संस्थाओं के
प्रयत्नों को प्रोत्साहित करेगा। देखिए कई सारे एनजीओ जो हैं, कई सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं मानव अधिकारों के लिए वृद्धि के लिए या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है कार्य करते हैं। तो यहां पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग क्या करेगा, इन संस्थाओं को जो है प्रोत्साहन करेगा, जिससे कि यह ऐसे कार्यों को लगातार करते रहें और अच्छे से इनको करें। और आखिरी में और भी कोई अन्य कृत्य जो कि राष्ट्र मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग जो है आवश्यक समझता है मानव अधिकारों की वृद्धि के लिए, तो जो है इस खंड के अंतर्गत वह उन कृत्यों को भी करेगा। तो इस प्रकार से हमने जो है धारा 12 के जो 10 बिंदु हैं उन्हें ये 5 खंडों में बांटा है। अगर आप इनको इस तरह से अध्ययन करेंगे तो आप जो है इसको अच्छे से याद भी कर पाएंगे और परीक्षा में भी आराम से कर पाएंगे। तो मित्रों चलते हैं हमारी अगली सेक्शन पर। इस चैप्टर की चैप्टर 3 का जो हमारी अगली सेक्शन है वो क्या कहती है। मित्रों जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 13 धारा 13। यह बताती है जांच से संबंधित शक्तियां, मतलब कि राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है जब वह जांच करता है किसी मामले में तो वह किन किन शक्तियों को धारण करेगा, इसके बारे में उल्लेख धारा 13 में सेक्शन 13 में किया गया है। अब आप ध्यान रखिएगा ये सेक्शन बहुत लंबी है और इसमें कई सारे प्रावधान है, लेकिन हमने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं को रखा है। इसके साथ साथ हम जो है आपको थोड़ी बहुत जानकारी और भी देंगे, लेकिन मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो है जो राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है, राज्य मानव अधिकार आयोग है, वह सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां रखते हैं। मतलब कि अगर आयोग जो है कोई जांच कर रहे हैं तो वह सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां रखते हैं, जैसे कि समन जारी करना, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए बाध्य करना, किसी व्यक्ति से प्रतिभूति भरवाना और भी इसी प्रकार की कार्यवाहियां जो कि सिविल न्यायालय रखता है, शक्तियां रखता है, वह समस्त शक्तियां जो है राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्र मानव अधिकार आयोग भी रखते हैं। इसके अलावा जो है सीआरपीसी की सेक्शन 100 के अंतर्गत धारा 100 के अंतर्गत जो है किसी दस्तावेज को, किसी डॉक्यूमेंट को अधिग्रहित करने की शक्ति, सीज करने की शक्ति भी राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्र मानव अधिकार आयोग रखते हैं। इसके अलावा और भी जो बातें बताई गई है उसमें यह है कि राज्य मानव अधिकार आयोग या राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जो है अपने समक्ष, उनके समक्ष अगर किसी व्यक्ति ने उनकी मानहानि की है या उनकी अवमानना की है तो वह अवमानना के लिए कार्रवाइयां भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को जो है अवमानना के लिए दंडित भी कर सकते हैं। ये सारी कार्रवाइयां जो है यहां पर इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब मित्रों इसके बाद जो है सेक्शन 14 जो है यह अन्वेषण की बात करता है। मतलब कि जब कभी भी कोई आयोग, चाहे वो राष्ट्र मानव अधिकार आयोग हो या राज्य मानव अधिकार आयोग हो, वह जब किसी मामले में जांच कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में जांच करते वक्त अगर उसे किसी बात के संबंध में इन्वेस्टिगेशन कराना है, अन्वेषण कराना है, तो ऐसी स्थिति में धारा 14 के अंतर्गत सेक्शन 14 के अंतर्गत आयोग जो है राज्य सरकार की या भारत सरकार की, केंद्र सरकार की किसी संस्था को, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसको जो है आदेश दे सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको जो है निर्देशित कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सारे के सारे प्रावधान जो है सेक्शन 14 के अंतर्गत आते हैं। यहां पर जो है परीक्षा की दृष्टि से आप जो है इतनी ही बातें देखिएगा, क्योंकि बेसिकली अगर हम और भी डीप में इसमें जाएं तो वो परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं होगा। केवल जो है यही बातें यहां पर हमको ध्यान रखती हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शंस पर। मित्रों धारा 15 सेक्शन 15 बोलती है आयोग को व्यक्तियों द्वारा किए गए अभिकथन। मित्रों बात समझिएगा कि आयोग जब कभी कोई जांच कर रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या राज्य मानव अधिकार आयोग हो, अगर जब वह कोई जांच कर रहा है या कोई कार्रवाई कर रहा है, उस दौरान अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य देने के दौरान कोई अभिकथन करता है, कोई स्टेटमेंट करता है, तो उन स्टेटमेंटों को कहां कहां पर प्रयोग किया जा सकता है, उन स्टेटमेंट्स को क्या प्रोटेक्शन है, क्या उनको संरक्षण दी गई है, इसके बारे में प्रावधान जो है सेक्शन 15 धारा 15 करती है। तो मित्रों ये सेक्शन बोलती है आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान व्यक्ति द्वारा किए गए कोई अभिकथन, मतलब कोई व्यक्ति साक्ष्य देने के दौरान जो है कोई स्टेटमेंट करता है, कोई अभिकथन करता है,
उस अभिकथनों द्वारा झूठी साक्ष्य देने के लिए अभियोजन चलाए जाने के सिवाय किसी सिविल या आपराधिक कार्रवाई के अधीन नहीं होगा। मतलब कि अगर वो उस व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिए हैं तो उन स्टेटमेंट के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई अन्य सिविल या आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। वह उन स्टेटमेंट के आधार पर किसी अन्य सिविल या आपराधिक कार्रवाई के लिए दायित्वाधीन नहीं होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर उस व्यक्ति ने साक्ष्य के दौरान कोई झूठे स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ फॉल्स एविडेंस दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में झूठी साक्ष्य देने के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। उस व्यक्ति के वो जो साक्ष्य जो है, वो जो स्टेटमेंट जो है, वह झूठी साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में उपयोग किए जा सकते हैं। अन्य किसी प्रयोजन के लिए जैसे कि सिविल या कोई आपराधिक कार्रवाई चलाने के लिए जो है उन स्टेटमेंट का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है, सिविल या आपराधिक कार्रवाई के अधीन नहीं होगा या उसके विरुद्ध उपयोग में नहीं लिया जाएगा। अब आप एक चीज और समझिएगा कि इन स्टेटमेंट को प्रोटेक्शन या संरक्षण तभी है जब वह इस परंतु के अंतर्गत आते हैं, इस प्रोविजो के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रोविजो परंतु बोलता है, परंतु यह कि वह अभिकथन, पॉइंट नंबर ए, उस प्रश्न के उत्तर में किया गया हो जिसका उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा उससे अपेक्षा की गई हो। मतलब कि उन प्रश्नों के लिए जिसके लिए आयोग ने अपने अपेक्षा की है, या आयोग ने जो है कोई प्रश्न उससे पूछा और उससे उस प्रश्न के उत्तर में उस व्यक्ति से अपेक्षा की कि वह कोई स्टेटमेंट दे, तो वो स्टेटमेंट जो है यहां पर इस सेक्शन 15 में संरक्षण प्राप्त है, प्रोटेक्टेड है। इसी के साथ साथ आगे इसका जो बी पॉइंट है, खा पॉइंट है, ये बोलता है जांच के विषय से सुसंगत हो। मतलब वो स्टेटमेंट जो है, जो आयोग जांच कर रहा है, चाहे वो राष्ट्र मानव अधिकार आयोग हो या राज्य मानव अधिकार आयोग हो, वो जो आयोग जांच कर रहा है, अगर वह स्टेटमेंट उस जांच से सुसंगत है, रिलीवेंट है, तो वह इस सेक्शन में प्रोटेक्टेड है, उनको यहां पर संरक्षण दिया गया है। मित्रों, सेक्शन 16 जो है, धारा 16 जो है, यह प्रावधान करती है कि प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्तियों की सुनवाई। समझिएगा बात को, जब कभी कोई आयोग, चाहे वो राष्ट्र मानव अधिकार आयोग हो या राज्य मानव अधिकार आयोग हो, वह कोई जांच कर रहा है और वो जांच जो है किसी व्यक्ति के आचरण के संबंध में कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस जांच से उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि जब आयोग ऐसी जांच कर रहा हो, तो उस जांच के दौरान जो है उस व्यक्ति को, जिसके संबंध में जांच की जा रही है, उस व्यक्ति को अपने बचाव में अपने अभिकथन, अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। तो इस सेक्शन की लैंग्वेज क्या है वो हम देखते हैं। ये कहता है, यदि किसी जांच के किसी स्तर पर आयोग, पॉइंट नंबर 1, किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच करना आवश्यक समझता हो, या पॉइंट नंबर 2, यह राय रखता हो कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर उस जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुने जाने का तथा अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्त अवसर प्रदान करेगा। मतलब कि इस सेक्शन में उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जांच चल रही है और वो जांच जो है उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने बचाव में कथन करने का, साक्ष्य देने का अवसर, अपने बचाव में जो है साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर उसको दिया जाएगा। लेकिन यहां पर इसका परंतु जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि परंतु यह कि इस धारा की कोई बात जहां किसी साक्षी की साख पर आक्षेप लगाया गया है, मतलब कि किसी व्यक्ति की क्रेडिट पर आक्षेप लगाया गया है और उसके संबंध में जांच चल रही है, लागू नहीं होगी। मतलब कि वहां पर सेक्शन 16 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। मित्रों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो हमारा अगला चैप्टर है वो है चैप्टर 4, अध्याय 4, जो बताता है प्रक्रिया के संबंध में। देखिएगा, इस अधिनियम के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग या राष्ट्र मानव अधिकार आयोग जब किसी मामले में जांच करते हैं, तो जांच की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में जो है अध्याय 4 जो है हमें जानकारी देता है। अध्याय 4 जो है प्रावधान करता है। मित्रों, अध्याय 4 में जो है टोटल 4 सेक्शंस हैं, टोटल 4 धाराएं हैं। इन 4 धाराओं में से जो 2 धाराएं हैं, धारा 17 और 18,
धारा 17 और धारा 18 जो है यह राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दोनों पर एप्लीकेबल है। लेकिन इसके बाद की जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 19 और 20, धारा 19 और 20, ये दो धाराएं जो हैं केवल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 4। ये क्या कहता है मित्रों? चैप्टर 4 की जो सेक्शन 17 है, धारा 17 जो है यह कहता है कि शिकायतों की जांच। मित्रों समझिएगा बात को, जब कभी भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या राज्य मानव अधिकार आयोग के समक्ष कोई शिकायत आती है तो वह उस शिकायत की जांच के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगा, क्या वो प्रोसेस फॉलो करेगा, प्रोसीजर फॉलो करेगा, इसके बारे में जो है धारा 17 बतलाती है। धारा 17 कहती है आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करते समय पहले नंबर पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से सूचना या प्रतिवेदन ऐसे समय के भीतर मांगेगा या मंगवा सकेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। मतलब कि आयोग जो है जब उसके समक्ष कोई शिकायत आती है तो उसकी वो जांच करते समय वो क्या कर सकेगा, भारत सरकार से, राज्य सरकार से या कोई अन्य प्राधिकारी से जो है, जो कि भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीनस्थ हैं, इन प्राधिकारियों से जो है एक जांच की रिपोर्ट मांग सकेगा। मतलब कि उन्होंने जो उसमें जांच की है या उनको जो सूचना प्राप्त है उनकी रिपोर्ट जो है ऐसा आयोग जो है मांग सकेगा। अब यहां पर यह भी कहा गया है परंतु यह कि यदि वह सूचना या प्रतिवेदन आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब आयोग को राज्य सरकार या भारत सरकार जो है टाइम पीरियड के भीतर वह सूचना या प्रतिवेदन नहीं देती है, तो वह स्वयं शिकायत की जांच करने के लिए कार्रवाई करेगा। मतलब आयोग जो है खुद उस शिकायत की जांच करने के लिए जो है आगे कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जो है कोई रिपोर्ट जो मांगी गई थी वो रिपोर्ट नहीं दी और ना ही कोई प्रतिवेदन दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है आयोग खुद जो है, चाहे वो राज्य आयोग हो चाहे वह राष्ट्रीय आयोग हो, वह खुद जो है उस शिकायत की जांच कर सकता है। इसके बाद जो है इसका बी पॉइंट बोलता है सब क्लॉज 1 का, ये कहता है यदि सूचना या प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर आयोग का इस समाधान हो जाता है या आयोग का ऐसा समाधान हो जाता है कि या तो आगे और जांच करना अपेक्षित नहीं है, मतलब कि आयोग को जो है भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, प्रतिवेदन दे दिया है और उसको देखने के बाद आयोग को यह प्रतीत होता है कि आगे और जांच करना अपेक्षित नहीं है या संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, या फिर सरकार ने या कोई प्राधिकारी ने जो है जो कार्रवाई आयोग चाहता था वह कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है या कर ली गई है, तो वह शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा तथा तद अनुसार शिकायतकर्ता को सूचना देगा। मतलब कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उस व्यक्ति को सूचित भी करेगा कि संबंधित सरकार ने जो है इस पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है तथा आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब इसी के साथ साथ जो 17 का सब क्लॉज 2 है यह बताता है कि जो आयोग है, चाहे वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हो या राज्य मानव अधिकार आयोग जो है, वो क्या कर सकता है, वह उस शिकायत की प्रकृति को देखकर, उस शिकायत के नेचर को देखकर उपधारा 1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मतलब कि उपधारा 1 में जो भी हमने देखे उन प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगर आयोग जांच करना चाहता है, अगर आयोग जांच को प्रारंभ करना चाहता है, तो उपधारा 2 जो है ऐसे आयोग को, चाहे वो राज्य आयोग हो चाहे राष्ट्रीय आयोग हो, जांच करने को प्रारंभ करने की शक्ति भी देती है। तो मित्रों इस प्रकार जो है धारा 17 में जो है शिकायत की जांच करने के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं हमारी अगली सेक्शन धारा 18 क्या कहती है देखते हैं। मित्रों धारा 18 जो है यह प्रावधान करती है कि जांच के दौरान एवं पश्चात कदम। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब कभी भी कोई शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास या राज्य मानव अधिकार आयोग के पास जब कोई शिकायत आती है तो वह आयोग जो है उस शिकायत की जांच करता है। अब जब वो किसी शिकायत की जांच कर रहा हो तो ऐसी परिस्थितियां भी उसके समक्ष आती हैं जहां पर कि उसे कुछ आवश्यक कदम उठाने होते हैं। तो ये सेक्शन जो है उस स्थिति में क्या क्या कदम वह उठा सकता है इसके बारे में प्रावधान करता है।
इसी के साथ साथ ये सेक्शन जो है उन कदमों की भी बात या उन स्टेप्स की भी बात करती है जब जांच पूरी हो जाए तो आयोग जो है कौन कौन से स्टेप्स क्या क्या कदम उठा सकता है। तो यहां पर मित्रों सेक्शन 18 में जो है ए से लेकर एफ तक टोटल 6 खंड हैं और इन 6 खंडों में जो है 6 प्रकार के स्टेप्स या कदम बताए गए हैं जो कि आयोग जो है जांच करने के दौरान या जांच पूर्ण होने के बाद जो है करता है। तो मित्रों यहां पर हमने इन 6 खंडों को जो है या 6 स्टेप्स जो बताए गए हैं उनको हमने ग्रुपिंग कर 4 में कर दिया है जिससे कि आसानी से आपको याद भी हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो पहला ग्रुप जो है यह बात करता है रिकमेंडेशन या सिफारिश के संबंध में। जब कभी भी किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और वह आयोग को शिकायत करता है तो ऐसी स्थिति में आयोग जो है जांच कंप्लीट होने के बाद या जांच के दौरान जो है सरकार को या फिर केंद्र सरकार को जो है अपनी सिफारिशें भेजता है। तो इसके अंतर्गत यहां पर ए पॉइंट ये बोलता है, ए खंड बोलता है जहां जांच मानव अधिकारों का उल्लंघन करने को या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा या उसके दुष्प्रेरण को प्रकट करती है तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश करेगा। अब यहां पर क्या क्या सिफारिश करता है, सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे शिकायतकर्ता या पीड़िता या उसके परिवार के सदस्य को प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करे। मतलब कि यह राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या फिर जो भी प्राधिकारी है उसको यह सिफारिश करता है कि जो शिकायत करता है या जो पीड़ित है या उसके परिवार को जो है जो नुकसानी हुई है उसके लिए जो है प्रतिकर प्रदान करे। इसके बाद ये सिफारिश कर सकता है संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन या अन्य उचित कार्रवाई आरंभ करे। यह सरकार को कह सकता है कि जिस व्यक्ति ने जो है मानव अधिकारों का हनन किया है उसके संबंध में जो है उस व्यक्ति के ऊपर अभियोजन चलाया जाए या फिर कोई अन्य जो उचित कार्रवाई है वह की जाए। ये जो यहां पर सिफारिश कर सकता है। इसके साथ और क्या सिफारिश कर सकता है, ऐसी और कोई कार्रवाई जो वह ठीक समझे। मतलब कि सरकार जो है और जो कार्रवाई उचित समझती है उसके संबंध में जो है यह सरकार को या प्राधिकारी को सिफारिश करेगा। अब इसके बाद जो है सिफारिश के अंतर्गत अगला जो हमारा खंड है वो खंड है सी। ध्यान रखिएगा हमने खंडों को जो है ग्रुप में किया हुआ है। तो अगला खंड हमारा जो पहले खंड है उसमें अगला जो पॉइंट है या पहले ग्रुप का जो अगला खंड है वो है सी। अब ये बोलता है पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य को तुरंत अंतरिम अनुतोष के संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश। अब समझिएगा कोई व्यक्ति है जो कि मानव अधिकार से पीड़ित है और जब आयोग जांच कर रहा है तो आयोग को ये लगता है कि उस महिला को या उस पुरुष को, उस व्यक्ति को जो है एक ऐसे अर्जेंट जो है सहायता की जरूरत है, एक इंटरिम रिलीफ की जरूरत है जो कि उसके जीवन यापन के लिए या उसके लिए जरूरी है। तो यहां पर जो है आयोग सी खंड के अंतर्गत जो है सरकार को या फिर प्राधिकारी को जो है इंटरिम रिलीफ के लिए जो है कह सकता है या इंटरिम रिलीफ के लिए जो है सिफारिश कर सकता है। अब इसके बाद जो है हमने हमारा अगला ग्रुप बांटा है बी ग्रुप। यह कहता है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई। मतलब कि जब किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है या उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आयोग जो है जांच के पश्चात या जांच के दौरान जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कार्रवाई करवा सकता है। तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देश, आदेश या रिटों के लिए जाएगा जो वह न्यायालय आवश्यक समझे। मतलब कि जो आपका राज्य मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्र मानव अधिकार आयोग है, ये जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है रिटों के लिए या कोई आदेश या निर्देश के लिए भी जा सकता है। जैसा कि वह न्यायालय उचित समझे वैसा उसमें आदेश न्यायालय दे सकता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला ग्रुप है जिसमें हमने जो है जो प्रतिवेदन कॉपी होती है, मतलब कि जो रिपोर्ट आयोग ने बनाई है उसकी जो कॉपी होती है उसके संबंध में है। तो यहां पर जो है दो व्यवस्थाएं हैं कि आयोग जो है प्रतिवेदन कॉपी की या इंक्वायरी की रिपोर्ट की कॉपी जो है उस व्यक्ति को देता है जिसने शिकायत की है या जो पीड़ित है। तो यहां पर जो है कॉपी के संबंध में क्या क्या प्रावधान है हम देखेंगे, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो है पहला खंड है डी। ये कहता है खंड ई के
उपबंधों के अधीन जांच प्रतिवेदन की एक प्रति, मतलब जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो जांच प्रतिवेदन है, उसकी एक प्रति जो है याची या उसके प्रतिनिधि को देगा। आयोग जो है यहां पर यह कदम उठाएगा कि भाई हम उस याची को, जिसने जो है शिकायत की है, या फिर ऐसे व्यक्ति को जो कि क्या है उस याची का प्रतिनिधि है, उसको उस शिकायत के जो जांच कर रहा है, जो रिपोर्ट उसने बनाई है, उसकी कॉपी जो है उसको देने के लिए आदेश कर सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला खंड है, ई खंड, यहां पर यह बताया गया है कि आयोग अपने जांच प्रतिवेदन की एक प्रति अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा। मतलब कि या तो ये कॉपी तो देगा ही उस व्यक्ति को, इसके साथ साथ और क्या कर सकता है, आयोग जो है अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट की या जांच प्रतिवेदन की एक कॉपी जो है संबंधित सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को, उसको या फिर किसी प्राधिकारी को, जो कि संबंधित प्राधिकारी है, ऐसे प्राधिकारी को उसकी एक कॉपी भेजेगा। और उसके बाद जो है आगे क्या कार्रवाई करेगा, संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 माह की अवधि या ऐसे और समय के भीतर जिसे आयोग स्वीकृत करे, उस प्रतिवेदन पर अपने अभिमत और प्रस्तावित कार्रवाई के साथ आयोग को अग्रेसित करेगा। मतलब आयोग ने जब प्रति भेज दी सरकार के पास या प्राधिकारी के पास, तो वो प्राधिकारी जो है 1 महीने के भीतर आयोग को अपनी जो वो कार्यवाही उस कॉपी पर या वो रिपोर्ट जो आयोग ने भेजी है उस पर जो संबंधित कार्यवाही कर रहा है, उसके संबंध में जो है 1 महीने के भीतर जो है, या फिर अन्य कोई टाइम पीरियड जो कि आयोग उचित समझता है, उसके भीतर जो है आयोग को उसकी एक रिपोर्ट जो भेजी जाएगी। अब इसके बाद जो है हमारा अगला ग्रुप है, जिसमें हमने बताया है प्रतिवेदन का प्रकाशन। अब आयोग जब जांच कर लेता है, तो आयोग जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट बनाता है, प्रतिवेदन बनाता है, उसका आयोग जो है प्रकाशन भी करता है। तो इसके लिए जो है केवल एक ही खंड है जो कि एफ है। यह बताता है आयोग अपने जांच प्रतिवेदन को संबंधित सरकार के अभिमत, यदि कोई हो, जो भी संबंधित सरकार ने अपना जो भी अभिमत रखा है वो, तथा सरकार द्वारा की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई, जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, उसके साथ जो है उस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार से यहां पर ये 6 खंड हैं, जिनको हमने 4 ग्रुपों में 4 समूहों में बांटकर अध्ययन किया। और आप अगर इसको अच्छे से 1-2 बार देख लेंगे तो आपको परमानेंटली दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार जो है धारा 18 के अंतर्गत जांच के दौरान एवं जांच के पश्चात आयोग क्या क्या कदम उठा सकता है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं हमारी अगली सेक्शंस पर क्या कहती है। मित्रों, चैप्टर 4 की, अध्याय 4 की जो हमारी अंतिम सेक्शंस हैं, लास्ट सेक्शंस हैं, वो है सेक्शन 19 और सेक्शन 20। मित्रों, इन दोनों सेक्शन के लिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों सेक्शन जो है केवल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर एप्लीकेबल हैं। ये सेक्शन जो है राज्य मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके पहले जो हमने सेक्शंस देखी थी, सेक्शन 17 और सेक्शन 18, यहां पर हमने आपको बताया था कि ये दोनों सेक्शन जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और इसी के साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन दोनों पर एप्लीकेबल थी। तो यहां पर हम जो है सेक्शन 19 और 20 देख रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया है, सबसे पहले सेक्शन 19 देखते हैं, धारा 19 देखते हैं। ये कहता है सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया। बात समझिएगा मित्रों, जब कभी भी सशस्त्र बलों के सदस्य ने या सशस्त्र बल ने किसी मानव अधिकार का हनन किया है या उल्लंघन किया है, तो ऐसी स्थिति में आयोग जो है क्या प्रक्रिया अपनाएगा, अपनी जो कार्यवाही जो है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में उल्लेख जो है सेक्शन 19 में किया गया है। अब यहां पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ एडीपीओ 2006 में जो है इस सेक्शन से क्वेश्चन आया था कि सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में वर्णित है। तो वहां पर जो है इस सेक्शन का ऑर्डर पूछ लिया गया था। तो ऑर्डर है 19 सेक्शन 19 में। अब मित्रों, इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं वो क्या किए गए हैं, तो आप पहले इसको परीक्षा की दृष्टि से अपने दिमाग में एक फिगरिंग करिएगा कि सेक्शन 19 में जो है 4 खंड हैं, 4 क्लॉजेज हैं, जिनमें जो है प्रक्रिया वर्णित है। तो सबसे पहला खंड या फर्स्ट क्लॉज कहता है आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। मतलब आयोग जो है सशस्त्र बलों के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाएगा,
तो उसके अंतर्गत ए पॉइंट बताया गया, वह या तो स्वप्रेरणा से या प्रार्थना के प्राप्त होने पर भारत सरकार से एक प्रतिवेदन मंगवाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, उसके पास अगर कोई पिटीशन आई है या प्रार्थना आई है तो वह, या फिर उसे कहीं से जानकारी मिली तो स्वप्रेरणा से, अपने स्वप्रेरणा से वो है क्या करेगा, प्रोसेस के लिए भारत सरकार से एक रिपोर्ट मंगाएगा कि भाई इस प्रकार का कोई हनन सशस्त्र बलों ने किया है या नहीं किया है, इसके संबंध में सरकार रिपोर्ट दे। अब जब सरकार से उसने रिपोर्ट मंगाई और सरकार ने अपनी रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग को जब दे दी, तो ऐसी स्थिति में आयोग आगे कार्रवाई यह करेगा कि प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, मतलब रिपोर्ट आयोग को मिलने के बाद, वह या तो शिकायत पर कार्रवाई नहीं करेगा, मतलब कि रिपोर्ट में इस प्रकार का उल्लेख है, रिपोर्ट इस प्रकार की आई है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आयोग क्या करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, या यथास्थित उस सरकार को अपनी सिफारिशें करेगा। मतलब कि रिपोर्ट में ऐसा आया है कि मानव अधिकार का हनन हुआ है, तो सरकार को जो है इसके संबंध में वो सिफारिश करेगा कि भाई सरकार जो है ऐसे मानव अधिकार के हनन को रोकने के लिए या फिर उपचार के लिए जो है क्या क्या प्रक्रिया अपनाए, क्या क्या करे, उसके संबंध में यह जो है सरकार को सिफारिशें करेगा। अब इसने जब सिफारिश कर दी तो सरकार जो है आगे क्या प्रक्रिया अपनाएगी, तो उन्होंने खंड 2 में क्लॉज 2 में बताया है, केंद्र सरकार उस सिफारिश पर की गई कार्रवाई की सूचना, मतलब जो सरकार को सिफारिश की गई थी और सरकार ने उस सिफारिश पे जो कार्रवाई की है उसकी सूचना आयोग को 3 माह या ऐसे और समय के भीतर देगा जो आयोग स्वीकृत करे। मतलब कि सरकार जो है उसने जो कार्रवाई की है उसकी सूचना आयोग को 3 महीने के भीतर देगी या फिर अन्य कोई समय जो आयोग स्वीकार करे, है ना। तो मेनली आप ध्यान रखिएगा 3 महीने में जो है सरकार जो है आयोग को सूचित करती है कि उसने क्या कार्रवाई की है। अब ऐसी स्थिति में जब सरकार ने जो है आयोग को सूचना दे दी कि उसने क्या कार्रवाई की है, तो अब आयोग क्या करेगा आगे, जो तीसरा खंड है इसका 4th क्लॉज है, ये कहता है आयोग अपने प्रतिवेदन को केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशें और उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के साथ प्रकाशित करेगा। बहुत सिंपल सी बात है कि आयोग ने जो प्रतिवेदन सरकार को दिया था और सरकार ने उस प्रतिवेदन पर जो कार्रवाई की है उन दोनों को आयोग जो है प्रकाशित करेगा कि उसने क्या सिफारिश की थी और सरकार ने क्या कार्रवाई की है। अब इसके बाद जब ये कार्रवाई पूरी हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, तो एक सिंपल सी बात रह गई है कि भाई जो पिटिशनर है या जिस व्यक्ति ने आयोग से प्रार्थना की थी उसको क्या रिलीफ मिलेगा या उसको क्या जो है यहाँ पर रेमेडी है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया गया है कि आयोग जो है यहाँ पर खंड 4 के अंतर्गत क्लॉज 4 के अंतर्गत आयोग क्या करेगा, आयोग याची या उसके प्रतिनिधि को प्रकाशित प्रतिवेदन की एक प्रति देगा। मतलब कि आयोग ने जो सब क्लॉज 3 के अंतर्गत या खंड 3 के अंतर्गत जो प्रति प्रकाशित करी थी उसकी एक कॉपी जो है याची को देगा कि आपने जो हमें याचना करी थी, हमें जो पिटीशन लगाई थी, उस पिटीशन पे हमने जो है सरकार को सिफारिशें करी, सरकार ने यह कार्रवाई की है और यह हमने प्रकाशित कर दी है। तो इन सबको बताते हुए आयोग जो है एक कॉपी किसको देगा, याची को या उसके प्रतिनिधि को देगा। तो इस प्रकार से मित्रों सेक्शन 19 में जो है सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जो हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं हमारी सेक्शन 20 जो है धारा 20 क्या व्यवस्था करती है। धारा 20 कहती है आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन, मतलब कि आयोग जो है सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देगा एक, और इसी के साथ साथ विशेष परिस्थितियां, अगर कोई विशेष मामला आयोग के पास आता है तो आयोग जो है जो भी कार्रवाई उसमें समय समय पर कर रहा है उसकी जो है सरकार को एक विशेष रिपोर्ट जो है विद इन द टाइम पीरियड देगा। इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 20 में प्रोवाइडेड है। तो इसके अंतर्गत जो है हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि सेक्शन 20 में जो है आयोग की वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो मित्रों इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस जो है
ह्यूमन राइट एक्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो मित्रों इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।